नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी भारत। धार से बड़ी राजनीतिक खबर। बसपा नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का आज प्रथम आगमन हुआ। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। शहर में जगह जगह स्वागत द्वार लगाए गए और फूल मालाओं से अभिनंदन किया गया। इस मौके पर खंडेलवाल ने कार्यकर्ताओं से को संबोधित करते हुए कहा कि बसपा का प्रमुख संकल्प है किसान, युवा और नारी शक्ति को मजबूती देना। उन्होंने बताया कि सेवा पखवाड़ा के तहत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत प्रसार प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को बटनावर आ रहे हैं और ये दौरा सेवा पखवाड़ा और विकास कार्यों को और गति देगा। खंडेलवाल ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे सेवा और समर्पण भाव के साथ जनता से जुड़े हैं और बसपा की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाए। धार में हुए इस स्वागत और संबोधन ने आगामी राजनीतिक गतिविधियों की जमीन तैयार कर दी है। सभी की निगाहें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बदनावर दौरे पर टिकी है, जो आने वाले दिनों में सियासी दिशा तय कर सकता है। सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में धार जिले को, और आज हमारे साथ उत्साह का जो माहौल बना हुआ है, कार्यकर्ता किस तरह से उत्साह में है, आज हम उनसे बात करेंगे। जी बताएं, किस तरह से माहौल है और क्या सौगात मिलने वाली है? माननीय प्रधानमंत्री जी का माहौल, हर बच्चा और हर परिवार सब जाने को तैयार बैठा हुआ है। तो खुल के माहौल है, हर संख्या में हम भी जा रहे हैं और हम सब आग्रह भी कर रहे हैं आप सब भी चलिए। तो आज जो है प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद है, पहली बार उनका आगमन है। कैसा माहौल यहाँ पर दिख रहा है? भारतीय जनता पार्टी का माहौल एक परिवार के साथ चलता है। इतना माहौल है यहाँ पे हर बच्चे परिवार के साथ कि हर कार्यकर्ता पूरा परिवार सहित लगा हुआ है। नारी शक्ति को ताकत देने आ रहे हैं धार जिले में, इतनी बड़ी सौगातें होने वाली है, इससे किसको क्या क्या लाभ मिलेंगे, कैसे लाभ मिलेंगे और सशक्त करने के लिए युवाओं के लिए क्या होने वाला है? नारी शक्ति के लिए लाभ की तो झड़ी लगा रखी है भारतीय जनता पार्टी। लाडली बहना को भी इतना आगे कर रखा है कि हर जगह लाडली बहना मातृशक्ति के रूप में उधर के मैदान में आ रही है। खुद परिवार के साथ वो खुद जाने को तैयार बैठी हुई है। अच्छा, और हम युवा से बात करेंगे कि जो है यहाँ पर किसानों को लाभ मिलने वाला है, कैसे लाभ मिलेगा? देखो, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, किसानों की बात हो, किसान सम्मान निधि एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से पूरे देश के किसान भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मान की निगाह से देखते हैं। बची बात धार आगमन की, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एक बड़ा प्रोजेक्ट धार के युवाओं के लिए, माता बहनों के लिए मेगा टेक्सटाइल के नाम पर बदनावर में स्थापित हो रहा है और उसका भूमि पूजन करने, उसका लोकार्पण करने 17 सितंबर को उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर राजा भोज की पावन नगरी, बैजनाथ की पावन नगरी बेसोला पधार है। उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और महिलाओं की बात करें तो एक बड़ी योजना सशक्त नारी सशक्त भारत, एक ऐसी बड़ी योजना की घोषणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 17 तारीख को बेसोला की धरती से करने वाले हैं। और महिलाओं की योजनाओं की बात तो लाडली लक्ष्मी योजना हो, प्रदेश सरकार की उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री जनधन योजनाओं के माध्यम से भी महिलाओं को बहुत काम मिला। लोन के माध्यम से आज महिलाएं सशक्त है और इस टेक्सटाइल के माध्यम से लगभग 3 लाख माता बहनों युवाओं को कार्य मिलेगा। मतलब एक बहुत बड़ी सौगात है कि पूरे देश में 7 है, उसमें से एक मध्य प्रदेश में भी धार में, और धार के बदनावर बेसोला में मिल रहा है। इसलिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। और ऐसे ही उनका प्रेम स्नेह धार की धरती के लिए, क्योंकि राजा भोज की धरती है और यहाँ से पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा जी भी आते हैं जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के निशान से, और आज तक वो भारतीय जनता पार्टी को सेवा दे रहे हैं। ऐसे ही उनका भी यहाँ पे बहुत सानिध्य में विकास किया था। जिस रोड पे आप खड़े हो वो भी विक्रम वर्मा जी के माध्यम से हुआ है। और मेडिकल कॉलेज हो या लॉ कॉलेज हो, ऐसे विभिन्न कॉलेजों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य हुए और आगे भी होते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ युवा, जिन्होंने बताया कि नारी शक्ति और युवाओं को रोजगार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर एक बड़ी सौगात मिलने रही है। धार जिले के लिए अमृत शर्मा, स्टेट हेड। लखनऊ से एक अहम प्रशासनिक खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संत कबीर नगर टेक्सटाइल एवं
अप्रैल पार्क योजना को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने इस महत्वाकांक्षा परियोजना की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना का भी प्रस्तुतिकरण देखा। यह योजना बुनकरों को सस्ती और स्थिर बिजली दरों पर सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई है, जिससे पावर लूम उद्योग को भी नई गति मिल सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोनों योजनाओं को तेजी से लागू किया जाए ताकि स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिले और बुनकरों की आर्थिक स्थिति सशक्त हो। इन योजनाओं से न केवल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि हुनरमंद हाथों को रोजगार और स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास की दिशा में एक मजबूत कदम भी माना जा रहा है। बिहार में एक बार फिर राजनीतिक गरमाने लगी है। विपक्ष ने नेता तेजस्वी यादव ने आज से अपनी बिहार अधिकार यात्रा के अगले चरण की शुरुआत कर दी है। यात्रा का मकसद है बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और विकास जैसे जन मुद्दों को केंद्र में लाना। तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह यात्रा उन जिलों तक पहुंचाई जा रही है जो पहले इसके दायरे में नहीं आ सके थे। आज इस यात्रा की शुरुआत जहानाबाद से हुई। इसके बाद हुए नालंदा जिले में भी एक बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम करेंगे। मीडिया ने से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा कि यह सिर्फ यात्रा नहीं, एक संकल्प है, एक नए बिहार के निर्माण का, बेरोजगारी और गरीबी से लड़ने का और किसानों, मजदूरों, माताओं बहनों के सम्मान और सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाने का। तेजस्वी ने यह भी कहा कि यह यात्रा जनता की मांग पर आगे बढ़ाई जा रही है क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनके जिले भी इस अभियान में शामिल हो। बिहार में विधानसभा चुनाव भले अभी दूर हो, लेकिन तेजस्वी यादव की यह यात्रा साफ इशारा कर रही है कि विपक्ष मैदान में उतर चुका है। मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाकर और सरकार को घेरने की रणनीति के साथ अब देखना यह होगा कि सत्ता पक्ष इसका जवाब किस रूप में देता है। बिहार अधिकार यात्रा पे हम लोग निकल रहे हैं और जो बाकी के जिले जो छूटे हुए थे उनको कवर हम लोग कर रहे हैं। देखिए, नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को हटाने के लिए, किसान मजदूर के सम्मान के लिए, माओं के बहनों की सुरक्षा के लिए आज बिहार में कारखाने, इंडस्ट्री लगे। इस संकल्प के साथ आज हम लोग जो है इस यात्रा में निकल रहे हैं और जहानाबाद में पहला जो कार्यक्रम जो है वो होगा, उसके बाद नालंदा जिला में आज का कार्यक्रम है। तो बहुत लोगों की आस थी कि जो बाकी के जो जिले छूटे हुए हैं वहाँ जो है हम लोगों के साथ संपर्क कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से घुसपैठियों की आप हो गया समझ गए। और कौन सी बात करेंगे वो, यही बात करेंगे। भाई कौन रोका है तुमको घुसपैठिया को बाहर भगाने से? 11 साल से आप कर क्या रहे थे प्रधानमंत्री रहते हुए? आपका बिहार में 20 साल से सरकार है, क्या कर रहा था? जरा हमको भी बताओ कौन है घुसपैठिया, जरा कोई तो अब तक चिन्हित तो किया गया होगा ना, जरा बताएं। केवल चुनाव में भाषण देने से नहीं। अभी झारखंड में चुनाव था तो वहां घुसपैठिया था, अब घुसपैठिया नहीं है। अब वहां जाकर के घुसपैठिया के बारे में बोल रहे हैं। तो ये घुसपैठिया को केवल जो है मुद्दों से भटकाना है। असल मुद्दा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सरकार वाली सरकार चाहिए लोगों को, ये असल मुद्दा है। आप देखिए ना, छोड़िए ना प्रधानमंत्री के, कल चहेते बिहार के मंत्री जी ने क्या करतूत किया। पत्रकारों को माँ बहनों की गाली दी, पीटा गया। और ऐसे दिन आ गए हैं, ऐसा कभी होता था 2005 से पहले कि एक
एफआईआर के लिए भी नेता प्रतिपक्ष को जाकर के कराना पड़ता था? क्या पत्रकारों को इस तरह का माँ बहन की गाली देके पीटा जाता था? पहले तो ऐसा 2005 से पहले नहीं होता था। तो मुख्यमंत्री तो अचेत अवस्था में, उनको तो कुछ पता ही नहीं होगा। जो रिटायर्ड अधिकारी जितना बताएंगे उतना ही जो है वो करेंगे। ये भ्रष्ट सरकार है। सुन लो यार, अरे भाई जो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम हैं यहाँ के, ले जाओ, आओ ले जाओ। अगर भाई फॉर्म भरने की बात ही नहीं है भैया। अच्छा, इतना दिन बाद याद आ रहा है? कोई फालतू का इशू को डाइवर्ट करने के लिए, मंत्री जी से ध्यान भटकाने के लिए मंत्री जी द्वारा करवाया गया है। ये लोग एफआईआर से हम लोगों को डराने वाले हैं। बट एक आप पत्रकारों के लिए जो लड़ रहा है उस पर भी एफआईआर हो रहा है। वाह रे वाह भाई, पत्रकार तो माँ बहन की गाली खा ही रहा है, उसके लिए जो लड़ रहा है उस पर भी एफआईआर हो रहा है। तो आप समझ जाइए ये तानाशाही और जंगल राज नहीं है तो और क्या है। अगर आज हम आपके लिए आवाज उठा रहे हैं, अगर आप लोग एक होकर के आवाज नहीं उठाइएगा तो कल कोई आपके लिए। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर और चिंताजनक खबर राज्य में लगातार हो रही है। मूसलाधार बारिश के चलते देहरादून के सहस्त्रधारा इलाके में बाढ़ जैसे हालत बन गए हैं। 3 लोग मलबे में दबे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक सहस्त्रधारा, मलनी गाड़ और मजाड़ गांव में भारी बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन जैसी स्थिति पैदा हो गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद है। एनडीआरएफ के सहायक कमांडेंट अजय पंथ ने बताया कि हालत बादल फटने जैसे है और मलबे में 3 लोग फंसे होने की पुष्टि हुई है। एक और देवभूमि संस्थान पोंडा में भी करीब 200 छात्र जल भराव में फंस गए थे, जिन्हें आपदा कर्मियों ने सुरक्षित निकाल लिया। सुनिए। आप देख रहे हैं कि काफ़ी यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट है, जिस कारण की काफ़ी जो है नुकसान हुआ है लोगों का, घर का। बाकी यहाँ पे जो है सूचना ज़्यादा, सिर्फ 3 लोगों के यहाँ पे दबे होने की सूचना प्राप्त हुई है, बाकी सब और किसी का कोई नुकसान नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे पहाड़ पूरा जो है लगातार आ रहा है। अभी यहाँ पर इनको ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, पर अभी सर्च ऑपरेशन को रोकना पड़ा है क्योंकि यहाँ पर जो है ऊपर से सारा मलबा और साथ में जो है पानी भी काफ़ी तेज़ी से आ रहा है, जिस कारण की जो यहाँ पर कार्य करें उनके लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। मकान जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पर एक पंचायत भवन था और एक घर था। इसके अलावा यहाँ जो नीचे है एक पुल बह गया है और काफ़ी दुकानें भी बहने की यहाँ पे सूचना प्राप्त हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद स्थिति का जमीनी निरीक्षण किया और नुकसान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री धामी ने सहस्त्रधारा, मल देवता और रायपुर क्षेत्र का दौरा किया, जहां 100 मीटर लंबी सड़क बह गई है। उन्होंने कहा कि सरकार युद्ध स्तर पर राहत कार्यों में जुटी है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। उत्तराखंड में बारिश का कहर थम नहीं रहा है। हालत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन राहत दल जुटे हैं। अब सभी की नज़र मौसम की स्थिति और रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता पर है। कल रात्रि को जो तेज बारिश हुई है उससे हमारे यहाँ की सभी नदियाँ उफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे। ये हमारा सोंग और बांदल पर बांदल 2 नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं, उस पुल को भी खतरा हो गया है। उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है। उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। अपने गृह मंत्री जी ने भी कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी
जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे ये हमारा सोंग और बांदल पर बांदल दो नदियां यहाँ पर मिलती हैं, उस पुल को भी खतरा हो गया है, उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। नेपाल में इस वक्त हालत बेहद संवेदनशील है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों ने देश को झंझोक कर रख दिया है और अब इन घटनाओं का सीधा असर नेपाल की पर्यटन अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। पर्यटन सीजन की शुरुआत के साथ ही काठमांडू के थमेल, पोखरा और अन्य पर्यटन केंद्र में अब सन्नाटा पसारा है। 15 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन हिंसक को की गए, जिसमें अब तक 72 लोगों की मौत और 2000 से अधिक घायल होने की पुष्टि हुई है। इस हिंसा के चलते पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन पर्यटन उद्योग को गहरा झटका लगा। नेपाल में हर साल औसतन 12 लाख विदेशी पर्यटन आते हैं, जो देश की जीडीपी में 8% योगदान देते हैं। ट्रैकिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग और आध्यात्मिक पर्यटन के लिए मशहूर नेपाल में यह समय सितंबर से दिसंबर तक टॉप सीजन माना जाता है। भारत, अमेरिका, चीन, जापान, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों से आने वाले पर्यटन आमतौर पर काठमांडू से ट्रैकिंग अभियानों की शुरुआत करते हैं, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की यात्राएं रद्द कर रहे हैं। नेपाल की सड़कों पर उथल पुथल और ट्रोल्स पर सन्नाटा। एक तरफ लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, दूसरी ओर देश की आर्थिक रीढ़ कहे जाने वाले पर्यटन उद्योग को गहरा धक्का लगा है। To look at the situation now, just before this incident and after this incident, in arrival, nearly 30% is down because 2 days were fully, the curfew was also imposed and airport was also shut down. But now everything is normal, so we are hoping that that arrival number will also pick up. Looking at the cancellation of visitors bookings, nearly 8 to 10% cancellations are there. But most of the visitors, they are inquiring about the situation of Nepal. A few administrative buildings, houses are damaged, which is a very unfortunate incident. I think the government budget need to be spent in rebuilding these structures. A few hotels are damaged, which might give a negative message to not only the visitors but the investors as well. You know our situation in Nepal, right? So this is our beginning of the season. It is very bad for the tourism industry, right? But we hope Nepal will be better than before. I live here, then I have to suggest, please don't travel right now. The situation is very not good. So a lot of get cancellation. Like 1 month booking got cancellation. Due to today's situation, 1 month booking get cancelled. And as you know that the government of different country want to protect their citizenship, so they suggest don't travel right now. So it affect, if no tourism business,
then you know the economy get automatically down. So it's very difficult for tourist business, you know. Our family and our friends, they told us come back home as early as possible, but we never had a problem of insecurity of anything. Well, our flight got cancelled, so that was a worry because we're doing a tour, but we got booked straight back on. I think, yeah, just a bit nervous that everything would still go ahead, but everything seems to be going ahead, so it's बिहार में विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की स्थिति एक बार फिर सवालों में घेरे में है। राजद और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर बढ़ती खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है और इसी बीच राज्य के मंत्री और बसपा नेता नितिन नवीन ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। पत्रकारों से बात करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि विपक्षी गठबंधन खंडित और स्वार्थ आधारित है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, एक 5 स्टार होटल में बैठक होती है लेकिन फिर सभी नेता 5 दिशाओं में अलग अलग रास्ते पकड़ लेते हैं। नितिन नवीन ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने कभी भी गठबंधन को ईमानदारी से स्वीकार नहीं किया। यह बयान ऐसे वक्त आया जब राजद और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर रस्साकसी लगातार तेज हो रही है। आगामी चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच तालमेल की कोशिशें तो चल रही है, लेकिन संदेह और बेचैनी भी साफ दिख रही है। इंडिया गठबंधन को लेकर एक बार फिर सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या यह वाकई एकजुट विपक्ष है या फिर प्रत्याशी चयन और सीट बंटवारे के साथ बिखरता हुआ कुनबा खाने वाले दिनों के साफ हो जाएगा कि आने वाले घोषणाओं की एकता हकीकत में भी दिखाई या नहीं। ऑब्वियस बात है, आज किनके वोट बैंक की बात करते हैं, किनके लिए यात्रा निकाला? यात्रा तो उन्हीं लोगों के लिए ना, जो बिहार के 14 करोड़ लोग हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। उनका वोटर लिस्ट में सब जगह सब, जो चंद घुसपैठियां आएगा इलेक्शन कमीशन उनको बाहर करना चाहता है, तो उस पर इनको क्यों बेचैनी थी? उसके अधिकार की यात्रा निकाले। कभी बिहार के लोगों के लिए अधिकार की यात्रा निकालते। राहुल गांधी उस दिन कहाँ थे जब बिहार जंगल राज में चल रहा था, जब बिहार में भ्रष्टाचार था, बिहार में बंदूक के नोक पर बूथ लूटे जाते थे, उस दिन जनता के अधिकार की यात्रा नहीं याद आई थी। तेजस्वी यादव आज फिर से यात्रा पे नहीं कर रहे हैं। अरे भैया, अगर समय पर जनता के बीच में घूमे होते, संघर्ष किया होता, सड़क पर निकले होते, तो आज यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। और यात्रा करना एक उद्देश्य के लिए होता है। आप तो निजी महत्वाकांक्षा के लिए अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यात्रा निकालें। जनता को मालूम है ये जब जीते हैं तो अपने लिए ही जीते हैं, ये किसी और के लिए। आज जो जीते हैं वो दूसरों के लिए जीते हैं। दोनों में अंतर क्या है देखिए आप। नितिन जी, एक अंतिम सवाल है, राजद और कांग्रेस के बीच इन दिनों कला देखने को मिल रहा है। कल जिस तरीके से कुटुंबा में बैठक हुई और बैठक में राजद के नेता बहिष्कार की और सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस रहा, सीएम फेस को लेकर भी। अब देखिए, कांग्रेस ने कभी भी गठबंधन को अपनाया नहीं। हम लोग गठबंधन को अपने दिल में बसा के उसके साथ चलते हैं। अपने कुर्बानी भी देनी पड़ती है तो गठबंधन के धर्म का निभाते हैं। ये लोग तो निजी महत्वाकांक्षा वाले लोग हैं। सबको एक देखा नहीं था इससे पहले क्या हुआ था? हर्ष इंडिया अलायंस का बड़े बड़े 5 सितारे होटल में बैठक चल रहे थे, बाद में 5 दिशा में निकल लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश से जुड़े हर खबरों के लिए देखते रहे हॉर्नबिल टीवी भारत।